प्राचीन भारत को जानने के स्रोत और प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में आज हमारा अंतिम है पुरातत्व। इस पुरातत्व को हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। कल हमने पुरातत्व की अनेक शाखाओं का अध्ययन किया, जिसमें सिक्के हैं, मोहरे हैं, शिलालेख हैं, उन चीज़ों को हमने पढ़ा है विद्यार्थियों। आज आते हैं हमारे पास में मूर्तियाँ। विद्यार्थियों, किस प्रकार मूर्तियों से प्राचीन भारत की जानकारी हमें मिलती है या उन्हें प्रदान होती है। विद्यार्थी देखते हैं कि मूर्तियाँ जब बनती हैं, उन मूर्तियों के नीचे कुछ लिखे जाते हैं, अर्थात कुछ शब्द, जैसे कोई मूर्ति बनी है और मूर्ति के नीचे कुछ लिखा गया कि किस साल में बनी, किस शासक ने बनाई, ये सारी चीज़ें हमें इस पर पता नहीं थी। कुछ मूर्तियों पे हमें यहाँ पर मिलती हैं। कुछ जैन मूर्तियाँ मिली हैं, उन जैन मूर्तियों पर यहाँ पर शासक का नाम, बनाने वाले का नाम और सन ईस्वी का हमें पता चलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, जो मूर्तियाँ हैं उनसे भी हमें समाज का ज्ञान होता है। जैसे विद्यार्थियों, हमें सैंडो सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें विद्यार्थियों है एक मूर्ति मिली है, एक योगी की मूर्ति मिली है विद्यार्थियों, योगी की मूर्ति। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में योगी की मूर्ति मिली है। ये योगी की मूर्ति क्या है, जैसे कि हम योग करते हैं ना, योग परंपरा में, तो ऐसे एक योगी की मूर्ति मिली है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये क्या है, हमें निवृत्त मार्ग के बारे में बताता है, निवृत्त मार्गी विचारधारा के बारे में बताता है कि ये जो योगी की मूर्ति है सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, एक योगी की मूर्ति है। तो क्या होता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में एक निवृत्ति मार्गी विचारधारा थी। निवृत्ति मार्गी अर्थात समाज से उनको कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे हमें योगी की मूर्ति मिली है। तो ये मूर्तियों से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, उस समय के समाज की जानकारी मिलती है विद्यार्थियों। तो इससे ये मूर्तियाँ किन की होती थी, ये मूर्तियाँ किन की होती थी विद्यार्थियों, मिट्टी की, पाषाण की अर्थात पत्थर की, टेराकोटा की, टेराकोटा की मूर्तियाँ। टेराकोटा किसे कहते हैं विद्यार्थियों, अर्थात जो मिट्टी होती है ना, जैसे चीनी मिट्टी को मिट्टी से बनाकर उसको आग में पका दिया जाता है, उसको बोलते हैं टेराकोटा, अर्थात पकी हुई मिट्टियाँ। कुछ मिट्टी की हैं, कुछ पाषाण की हैं, कुछ टेराकोटा मूर्तियाँ हैं, कुछ धातुओं की मूर्ति भी मिली है विद्यार्थियों, धातुओं की मूर्तियाँ। जैसे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें एक नवके की मूर्ति मिली है, एक कांस्य रथ की मूर्ति मिली है। तो ये धातु की मूर्तियाँ भी हमें मिलती हैं। तो इस प्रकार हमें इन मूर्तियों से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इनके जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों के नीचे कुछ लेख लिखे गए, उन लेखों से इनकी जो बनावट है उनके माध्यम से भी हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। जैसे कि पाषाण की मूर्ति मिली है विद्यार्थियों, पाषाण की मूर्ति मिली है, पाषाण की मूर्ति मिली है हड़प्पा में योगी की, अर्थात पाषाण पत्थर की मूर्ति मिली, इसमें हड़प्पा में मिली है, और योगी की मूर्ति मिली है विद्यार्थियों, योगी एक शंख की मूर्ति मिली है, इसमें हड़प्पा में मिली है विद्यार्थियों। ऐसे अनेक प्रकार की मूर्तियां हमें यहाँ पर मिलती हैं। कुछ धातु की मूर्ति मिलती है, कुछ टेराकोटा की मूर्तियां मिलती हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। इन मूर्तियों के बाद में आता विद्यार्थियों शैल चित्र। इन मूर्तियों के बाद में आता विद्यार्थियों शैल चित्र। कैसे शैल चित्रों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। शैल चित्र किसे कहते हैं विद्यार्थियों, अर्थात पर्वत गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उनको शैल चित्र कहा गया है। जैसे मैंने कल पढ़ा था कि ये कौन सी है, सरुण की डोंगरी है, और इसको जैसे कि कटवा दिया, जैसे सम्राट अशोक ने कटाया, नागार्जुन ने कटवा दिया, ऐसे में गुफा बना दी। अब इन गुफाओं में क्या है, जो मूर्तियां हैं, इन गुफाओं में क्या है, चित्रकारिता की गई है, और उन चित्रों के माध्यम से प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। जिसमें विद्यार्थियों अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, उनमें चित्र अजंता एलोरा की गुफाएं विद्यार्थियों, इसमें इसको चित्रकारी का विश्व
चित्रकारिताएं हैं और इतने सुंदर तरीके से, इतनी पॉलिशदार तरीके से, तो इनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। शैल चित्र शैलों की अर्थात शैल यानी पहाड़ियों के ऊपर या गुफाओं के अंदर जो चित्रकारी की गई है उनको शैल चित्र कहा गया है। और अजंता एलोरा गुफाएं अपने आप में महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, जहाँ हमें शैल चित्र मिलते हैं। इन शैल चित्रों में क्या होता है विद्यार्थियों, इन शैल चित्रों से हमें चित्रों को संकेत मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ विद्यार्थियों, अगर कोटपुतली के आसपास के आप सभी लोग हो तो देखो अपना पास में एक गांव है जिसका नाम है हरसोरा। एक गांव है बानसूर के पास में हरसोरा, बानसूर हरसोरा, आप लोगों ने नाम सुना होगा बानसूर हरसोरा। वहां पर विद्यार्थियों के ग्रेनाइट के पठार होते हैं। ग्रेनाइट के पठार जानते हो ना, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, एक ही पत्थर होता है, एक पत्थर के ऊपर जैसे कि विराटनगर में रखे हुए हैं, हरसोरा में रखे हुए हैं, ऐसे जैसे समूह वाली माता इसमें ग्रेनाइट पठार, तो एक दूसरे के ऊपर ये पठार ऐसे पत्थर ऐसे रखते हैं और ये बड़े बड़े होते थे, इनके बन जाते हैं पर्वत बन जाते हैं एक तरह से। तो इनमें जो है गुफाएं रखी हैं, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है, इसके बीच में क्या है गुफाएं हैं। तो जो आदिवासी मनुष्य था, जो प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य था, जिसको लिखना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, पहनना नहीं आता था, एक तरह से आदिवासी जीवन जी रहा था, वो इन गुफाओं में अपना, जैसे आजकल सर्दी चल रही है विद्यार्थियों, तो ये जो आदिवासी मनुष्य है क्या करेगा, सिर्फ अपना पेट पालना जानता है, फल को तोड़ेगा, खाएगा और अपना पेट पालेगा, उसने कुछ शिकार करना कर सीख लिया, शिकार करेगा, लेकिन अब वो सर्दी में रहेगा तो इन गुफाओं के अंदर वो अपना जीवन यापन करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हुआ उसने आग का आविष्कार किया और इन शैलाशों में, शैलाशों अर्थात इन पहाड़ियों में जब वो रह रहा है तो वहां पर कुछ चित्रकारिता की गई है, उसमें कुछ उसने चित्रकारी की गई है। तो विद्यार्थियों हरसोरा है जो बानसूर है, इसमें मध्य पाषाण काल का, पाषाण काल के 3 भाग विद्यार्थियों, तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की चित्रकारी है, चित्रकारी है। इस मध्य पाषाण काल की चित्रकारी किसमें है, हरसोरा में। उसमें क्या विद्यार्थियों, जैसे कि ऐसे उनके चित्र बने हुए हैं, ये ऐसे चित्र बने हुए विद्यार्थियों, और वो एक जैसे कोई हिरण है, उस हिरण को वो लोग मारने के लिए आतुर हो रहे हैं। जो हिरण है उस हिरण को मारने के लिए वो है से एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं, ये कई व्यक्ति ऐसे समूह में है, इस हिरण को ऐसे उन्होंने घेर रखा है। इन हिरणों को जैसे एक हिरण है उसने घेर रखा है और लाठियों से एक तरह से मारते हैं। तो उसमें क्या है कि मध्यकाल के हैं जो एक सामूहिक शिकार का दृश्य दिखाया गया है, अर्थात जो इस शैलाश्य है, इन शैलाश्यों में एक सामूहिक शिकार का दृश्य दिखाया गया है कि सारे लोग हैं और एक व्यक्ति ने एक जानवर का शिकार कर रहे हैं। तो ऐसे एक शिकार का दृश्य दिखाया गया है इसमें हरसोरा की पहाड़ियों में मध्य पाषाण काल की चित्रकारी है। तो विद्यार्थियों इनसे क्या मिलता है, हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो इन चित्रों से क्या है, चित्र प्लस संकेत है। इनसे क्या मिलता है, चित्र प्लस संकेत, अर्थात हमें संकेत मिलते हैं विद्यार्थियों। संकेत कैसे कि जैसे कि कोई हमें संकेत करा कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो चित्र प्लस संकेत अर्थात चित्र ये दिखाया गया है उन्हें किस चीज का संकेत करें कि लोग सामूहिक शिकार कर रहे हैं। तो चित्र प्लस संकेत हमें शैल चित्रों के माध्यम से बताया जाता है। तो पहले मूर्तियां थी जो मिट्टी की, टेराकोटा की, पाषाण की, धातु की बनी होती थी, उनसे बनती। उसके बाद कुछ शैल चित्र है, शैल चित्रों के माध्यम से इन चीजों की पता चलता है। उसके बाद में है कुछ इस शैल चित्र के बाद कुछ चित्रकलाएं आती हैं विद्यार्थियों, शैल चित्र के बाद कुछ चित्रकलाएं आती हैं, शैल चित्रों के बाद में चित्रकलाएं आती हैं। और चित्रकला विद्यार्थियों सबसे ज्यादा किसकी है, अजंता एलोरा की चित्रकलाएं हैं। चित्रकला विद्यार्थियों कभी नेट पे सर्च करके देखना अजंता एलोरा की गुफाएं, और उस अजंता एलोरा गुफाओं में बहुत ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा है जो चीजें वहां पर मिल रही है, अर्थात वो चित्र मिल रहे हैं कि कैसे महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया। चित्रों के माध्यम से शैलाश्यों में जैसे अजंता की गुफाएं में चित्रकारी की गई है कि कैसे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, कैसे वहां पर बचपन है, कैसे उनका बचपन जीवा। उनमें कुछ जातक कथाएं होती है। महात्मा बुद्ध में मैंने जब पढ़ाया था आपको तो जातक कथाएं बताई गई, जातक कथाएं महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों कहानियां, तो कैसे महात्मा बुद्ध पहले के जन्म में रहते थे, कैसे क्या करते थे, तो वो सारी चीजों को इन अजंता एलोरा में चित्रकारिता के माध्यम से दर्शाया गया है। और चित्रकारिता का विश्व कोश है कौन, अजंता एलोरा है। तो चित्रकारिता
चित्रकारिता है जिसमें अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं, चित्रकला है अजंता एलोरा की गुफाएं। विद्यार्थियों चित्रकला का विश्वकोश है, विश्वकोश है, चित्रकला का विश्वकोश है कौन सा विद्यार्थियों? अजंता एलोरा। एक तरह से महत्वपूर्ण चित्रकारिता की है, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित में बहुत ज्यादा चित्र दिखाए गए हैं। इनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती हो जाती है। उसके बाद में आता है कुछ इससे बाद में एलोरा में है अजंता में गुप्तकालीन, अर्थात इसमें गुप्तकालीन चित्र भी मिलते हैं इसमें, इस अजंता की गुफा में। उसके बाद आते हैं विद्यार्थियों कुछ स्मारक, पुरातत्व में और आता है विद्यार्थियों स्मारक कि कैसे स्मारकों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो इसमें आता है विद्यार्थियों स्मारक, इस स्मारक के माध्यम से हम देखते हैं विद्यार्थियों स्मारक कैसे कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों हमने देखा है मोहनजोदड़ो, इस मोहनजोदड़ो में विद्यार्थियों है एक विशाल स्नानागार मिलता है, विशाल स्नानागार, ये विद्यार्थियों विशाल स्नानागार है जो हमें प्राचीन भारत की कई प्रकार की जानकारी देते हैं विद्यार्थियों। जैसे ये एक विशाल स्नानागार है, इसमें विद्यार्थियों इसकी बनावट सबसे पहले हमें उनकी कितनी मजबूत बनावट थी। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि वो बर्तन बंद होते हैं, रेलवे लाइन बिछाने हैं, तो उनकी ईंटें इतनी मजबूत थी कि अगर ईंटों पर हथौड़ा मार के वापस हथौड़ा हमारे सर में आ जाए, इतनी मजबूत ईंटें थी। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है विद्यार्थियों, एक तरह से विशाल स्नानागार अर्थात कि जो विशाल स्नानागार है इसमें पहले है जो कंक्रीट भर गया, फिर ईंटों की चनाई हुई गई, उसके बाद में जो लाख आता है विद्यार्थियों, जो अपने चूड़े की लाख आती है ना, जैसे माताओं पहले चूड़ा पहनते, उन चूड़े की लाख, फिर में चूना आया, फिर में कंक्रीट आया, फिर में ईंट आए, और लास्ट में जो परत थी, इस परत में भी है जो चिन्ह पर आजकल तो लिपाई करते हैं, और यहाँ पर लाख की लिपाई की जा रही है। और आजकल के जैसे कुंड होते हैं ना, वो तो विद्यार्थी इतने गंदे होते हैं, जैसे अपना बड़े सर का कुंड है इतना गंदा है कि पूरा नीला पानी रहता है, उसमें बहुत एक तरह से देखते घिन आती है, कोई पानी है, लेकिन ये इतना सुंदर था कि यहाँ पर भरने के लिए एक कुआं था, अर्थात ये कुआं था, कुआं से भरा था, और यहाँ पर इनकी निकासी का अर्थात जो कुंड है इनकी कुंड की पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ से की गई है। तो विशाल स्नानागार था जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सामूहिक स्नान होता था विद्यार्थियों, सामूहिक स्नान अर्थात जैसे आज हमारे कुंभ में करते हैं ना, पूर्णमासी के दिन करते हैं, अमावस्या के दिन करते हैं, या फिर और सामूहिक स्नान करते हैं, ऐसे यहाँ पर सामूहिक स्नान हुआ करता था। लोगों में सूर्य के प्रति या जल के प्रति एक आस्था थी, अर्थात इसमें आस्था का भाव प्रकट होता है कि भाई हम आस्था का भाव हम क्यों मानते हैं कि भाई क्या हुआ, तो एक आस्था का भाव इसमें प्रकट होता है। तो इस तरह से इसकी बनावट दूर दूर से लोग आते हैं मोहनजोदड़ो में इस सामूहिक, जैसे हमारा पिछले दिनों प्रयागराज में कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसमें प्रयागराज में पूरी दुनिया से लोग आए हैं और प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। सेम ऐसे ही इस विशाल स्नानागार में लोग नहाते थे, तो उसमें सामूहिक आस्था का पता चलता है। उसके बाद दूसरा आता विद्यार्थियों, ये तो था विशाल स्नानागार, उसके बाद दूसरा आता विद्यार्थियों, ये दूसरा आता है हड़प्पा का विशाल अन्नानागार, विशाल अन्नानागार, विशाल अन्नानागार। ये अन्नानागार अन्न का आगार अर्थात अन्न का भंडार करने का। आजकल विद्यार्थियों हम आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि किसान का इतना ज्यादा फसल है जो पानी में बह गई, या जो मंडी है उस सब अनाज मंडी में ढकने का चीज नहीं थी कि अनाज की फसल हो जाती है, गेहूं में दीमक लग गया, गेहूं सड़ गया, गल गया। लेकिन विद्यार्थियों अगर हम प्राचीन भारत को पढ़ें और अगर प्राचीन भारत की व्यवस्थाओं को रखें तो हमारा आज भी अनाज सालों साल पूरी तरह से सुरक्षित रह सकता है। इसमें विद्यार्थियों ये है एक तरह से ये होता है विद्यार्थियों, ये होने वाला है, इसको बोलते हैं विशाल अन्नानागार। ये अन्न का आगार था, एक तरह से गोदाम था। आज अपने सरकारी गोदाम चारों तरफ दीवारें लगा दी और उसके ऊपर पूरा बोरी के ऊपर
उसमें अन्न रख देते हैं, न तो कोई हवा पास होती न और कुछ ना, और साल बर्बाद में उस अनाज को निकाल देते, पूरी तरह से वो अनाज सड़ जाता है, गेहूं सड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या तुम ध्यान दो, जैसे एक ये है तो यहाँ पर क्या उन्होंने बना रखी है, ऐसे पट्टियां बना रखी है, ये पट्टी विद्यार्थियों, अगर हम प्राचीन भारत में जाएं तो हम देखें कि हमारी वास्तुकला कितनी महान थी, हमारे पूर्वज कितने सभ्य थे, ये लोग कितने सभ्य थे। फिर जैसे ऐसे है विद्यार्थियों, ये इसका मेन गेट है, ये इसका क्या है, मेन गेट है, अन्नानागार का मेन गेट होता है। और ये अन्नानागार किसके पास में था, नदी के पास में था। इससे क्या पता चलता है कि नदियों के माध्यम से अनाज आता है और सीधा गोडाउन में चला जाता है, गांव के माध्यम से अनाज आता है। तो एक तो अन्नानागार किसके है, नदी के पास में। दूसरा है इसमें ये पूरा एक कमरा है, इस कमरे में क्या है, ऐसे कुछ पट्टियां बना दी नीचे, और जो अनाज है ना, अनाज की बोरियां इन्हीं के ऊपर रखने शुरू कर दी, अनाज की बोरियां यहीं पर रखनी उन्होंने शुरू कर दी, फिर उसके ऊपर यहाँ पर रखनी शुरू कर दी, फिर उसके ऊपर यहाँ पर, अर्थात इस पट्टी के ऊपर अनाज को रखना शुरू कर दिया, ये जगह खाली और ये जगह खाली। उसके बाद में फिर यहाँ पर उन्होंने अनाज रखना शुरू कर दिया, इस पट्टी के ऊपर रखना शुरू कर दिया, उसके बाद में है इस पट्टी के ऊपर रखना शुरू कर दिया। ऐसे ये धीरे धीरे इन पट्टियों के ऊपर ये लोग अनाज रखते थे, इन पट्टियों के ऊपर धीरे धीरे अनाज रखते थे। तो इसके और जो एक खाली जगह थी, इन खाली जगह में विद्यार्थियों जंगले छोड़ दिए गए, इन खाली जगहों में भी जंगले छोड़ दिए गए, इन खाली जगहों में है ऐसे सीधे सीधे जंगले छोड़े जा रहे हैं। ये तो विद्यार्थियों एक तरह से गोदाम तो ऊपर से था, लेकिन एक तो क्या कि ये एक तरह से एक पंक्ति बना दी, इस पंक्ति के ऊपर अनाज रखा गया और ठेठ ऊपर जहां तक इनकी छत थी उस छत तक ले रहे, ये जगह खाली, ये जगह खाली, और यहाँ पर क्या है, जंगले बन रहे। तो विद्यार्थियों आपस में जब हवा पास होगी, और जब हवा पास होगी तो ये अनाज नहीं तो सड़ेगा, नहीं गलेगा, नहीं और कुछ होगा, और पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। और इसी तरह विद्यार्थियों सालों साल ये अनाज है पूरी तरह से सुरक्षित रहता था, क्योंकि इसमें हवा पास करने के झरोखे थे, उन्हें बोरियों को एक तरह से नहीं गैप देकर रखा गया था, एक पंक्ति में रखा गया, फिर छोड़ दिया, फिर अर्थात बीच बीच में गैप रखा, तो आसानी से हवा पास होती थी और अनाज सालों साल तक सुरक्षित रहता था। तो इस तरह से अन्नानागार था, जो इसकी बनावट भी ऐसी थी। तो इनसे हमें प्राचीन भारत जानना मिलते हैं, अगर किसी चीज को, इस पद्धति को अगर आज हम अपनाते तो आज हमारा अनाज पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। तो एक विशाल अन्नानागार था। उसके बाद में आता है विद्यार्थियों लोथल का बंदरगाह गोदीवाड़ा। अब विद्यार्थियों कल भी हमने पढ़ा था, और जो सिंधु सभ्यता में इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। एक आता विद्यार्थियों लोथल, लोथल कहाँ पर है विद्यार्थियों, वर्तमान में गुजरात में है, और इसमें क्या है, एक बंदरगाह है, बंदरगाह है, कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे लोथल है, गुजरात में है, बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है विद्यार्थियों। और जो बंदरगाह है, बंदरगाह से यहाँ पर है विदेशी व्यापार होता था हमारा, अर्थात हम लोग है जो मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया, अरब, इन देशों से हमें व्यापार वाणिज्य करते थे, अर्थात जलयानों के माध्यम से, जहाजों के माध्यम से विदेशी व्यापार करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशाल राजधानी थी, एक तो मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा, ये दोनों राजधानी में व्यापार होता था। इनका मुख्य बंदरगाह कौन सा था, लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये बंदरगाह था। इस बंदरगाह को डाकयार्ड या गोदीवाड़ा बोलते हैं। तो ऐसी बनावट यहाँ पर है ना कि नदी का पानी एक तरह से समृद्ध बंदरगाह था। आज जैसे अपने विशाल बंदरगाह है, उन विशाल बंदरगाहों में से एक था लोथल का बंदरगाह। उसके बाद में आता विद्यार्थियों चौथा था कि धोलावीरा का स्टेडियम, धोलावीरा, इस धोलावीरा में क्या विद्यार्थियों, स्टेडियम था विद्यार्थियों, स्टेडियम, अर्थात इस स्टेडियम से हमसे पता चलता है कि हमारे प्राचीन भारत में भी प्रतियोगिताएं होती थी, खेल प्रतियोगिताएं होती थी और सामूहिक चीजें होती थी। तो ये स्टेडियम बनाया, एक विशाल स्टेडियम बनाया इसमें धोलावीरा में, जो उस समय के में खेल की जानकारी बता करते कि हम वहां पर सामूहिक रूप से खेल खेलते थे। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमें इन चीजों का पता चलता है। इनके अलावा विद्यार्थियों कुछ सैकड़ों कालीन, अर्थात
सिंधु सभ्यता के काल की है, कुछ इमारतें भी मिली हैं, इमारतें अर्थात कुछ सैन्यकालीन सभ्यता के स्मारक मिले हैं, स्मारक इनको इमारतें लेकर के स्मारक अर्थात कुछ स्मारक है, कुछ जगह है जो सैन्यकालीन बने हुए हैं, जो हमें प्राचीन भारत की जानकारी देते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों कुम्भहार एक जगह है, इसके अलावा विद्यार्थियों बिहार में जगह है कुम्भहार, कुम्भहार, ये कुम्भहार क्या है विद्यार्थियों, कहां पर है, बिहार में है। और यहाँ पर मौर्यकालीन राजप्रसाद मिला है, मौर्यकालीन राजप्रसाद, राजप्रसाद मिला है, मौर्यकालीन राजप्रसाद मिला है विद्यार्थियों। इसमें कुम्भहार जगह है बिहार में, मौर्यकालीन राजप्रसाद मिला है और काष्ठ का मिला विद्यार्थियों, काष्ठ का अर्थात कुम्भहार में मौर्यकालीन राजप्रसाद मिला है, जो काष्ठ का मिला है अर्थात लकड़ी का मिला है, जो भी अपने आप में एक श्रेष्ठ उत्कृष्ट कला का एक नमूना था इस मौर्यकालीन समय में। उसके बाद में है कुछ नागार्जुन बार की पहाड़ियां है, अशोक स्तंभ है, ये जो कुछ स्मारक है, कुछ जगह है जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। कुछ मंदिर मिले हैं, कुछ बौद्ध मंदिर मिले हैं, बौद्ध मठ, कुछ बौद्ध मठ मिले हैं जो प्राचीन भारत की जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ हिंदू मंदिर मिले हैं, हिंदू मंदिर मिले हैं जिसमें दशावतार का मंदिर है, झांसी का मंदिर है, सांची का स्तूप है, ऐसे कुछ स्मारक मिले हैं, कुछ मंदिर मिले हैं, कुछ स्तूप मिले हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था विद्यार्थियों हमारा प्राचीन भारत को जानने का स्रोत, जिसमें पुरातत्व था, पुरातत्व में स्मारक है अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्मारक मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, हड़प्पा में स्नानागार मिला है, लोथल में बंदरगाह मिला है, धोलावीरा में स्टेडियम मिला है, जिनके माध्यम से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। कुछ सैन्यकालीन स्मारक मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े स्मारक हैं वो मिले हैं। इसके अलावा कुम्भहार बिहार में एक बहुत विशाल राजप्रसाद मिला अर्थात भवन मिला है जो काष्ठ का कर लकड़ी का था, जो मौर्यकालीन राजप्रसाद मिला है। कुछ बौद्ध मठ जैसे कि सांची का स्तूप है, ये चीजें मिली हैं, जो बौद्ध मठ मिले हैं जो हमें प्राचीन भारत की हमारी उत्कृष्ट कला का एक नमूना है, उनकी हमें जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ मंदिर मिले जैसे दशावतार का मंदिर, झांसी का मंदिर, देवतार का मंदिर, ऐसे अनेक मंदिर मिले हैं जो हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी कुछ मृद भांड मिले हैं विद्यार्थियों। अंत में चलते हैं पुरातत्व में और इनमें मिलते हैं विद्यार्थियों मृद भांड। ये मृद भांड है जो प्राचीन भारत की जानकारी हमें प्रदान करते हैं विद्यार्थियों। मृद भांड, मृद भांड, मृद भांड मिले विद्यार्थियों। मृद भांड किसे कहते हैं? मिट्टी के बर्तनों को अर्थात मिट्टी के जो पात्र हैं, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के जो पात्र हैं उनको बोलते हैं मृद भांड। इनको भी है जो अलग अलग रंगों, अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्त होते हैं, जैसे कि ओसीपी अर्थात गेरिक लाल मृद भांड अर्थात इस काल में पाए गए हैं। ओसीपी, डब्ल्यूपीसी ऐसा अर्थात इनको अलग अलग समूह बांटा गया है और अलग अलग समय में ये यूज होते हैं। जैसे कि इसमें आता है कि ओसीपी, इसमें ओसीपी है गेरवे मृद भांड, गेरवे मृद भांड अर्थात ये गेरवे रंग के मृद भांड कौन से? ओसीपी, जो लगभग हमारे हैं 3000 साल पहले मिले, 3000 ईसा पूर्व में हम मिले, 3000 ईसा पूर्व में ये ओसीपी अर्थात गेरवे लाल मृद भांड मिले हैं। ये गेरवे मृद भांड मिले। उसके बाद में आता है बीएआर, दूसरा आता है बीएआर। बीएआर का मतलब है ब्लैक एंड रेड, काले एवं लाल, काले एवं लाल रंग के मृद भांड है। बीएआर ब्लैक एंड काले लाल रेड अर्थात काले एवं लाल रंग के मृद भांड है जो हमें मिलते हैं लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास। ये इस तरह के हमें मृद भांड मिलते हैं अर्थात इन मृद भांडों के माध्यम से हमें प्राचीन भारत की जानकारी पड़ती है कि किस समय कौन से मृद भांड मिल रहे हैं। उस बाद में आता है पीजीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू और एक अंत में आता है विद्यार्थियों एनबीसी, एनबीसी। ऐसे मृद भांड है जो हमें प्राचीन भारत की जानकारी प्रदान करते हैं।
इसमें है स्लेटी रंग का मृदुभांड, स्लेटी जैसे अपनी स्लेट आती है, स्लेटी रंग का मृदुभांड अर्थात स्लेटी रंग का मृदुभांड। और एक अंत में आता है उत्तरी काली चमकीली मृदुभांड, उत्तरी काली चमकीले मृदुभांड अर्थात ये उत्तरी काली चमकीले मृदुभांड है जो मिलते हैं। मृदुभांड यानी मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तन अलग अलग विषयों में अलग अलग रंग के मिले हैं जिनसे हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। ये था विद्यार्थियों हमारा पुरातत्व है, एक लंबा पाठ था प्राचीन भारत को जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के जानने के स्रोत में हमने पहला पढ़ा था धार्मिक साहित्य, दूसरा ऐतिहासिक साहित्य, तीसरा विदेशी साहित्य और अंतिम चौथा है पुरातत्व। इनको हमने बहुत ही विशिष्ट तरीके से लगभग हमारी 10 से 12 क्लास हो चुके हैं इस पुरातत्व को, 10 से लगभग 10 क्लास से आसपास हो चुके हैं इस पूरे प्राचीन भारत को जानने के स्रोत में। एक विस्तृत तरीके से किया है, इस लेसन को याद करना लगभग ये अपने पेपर में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। कल हमारा है विद्यार्थियों एक संस्कृति आती है पाषाणकालीन संस्कृति अर्थात पुरापाषाणकालीन संस्कृति की। ऐसा मनुष्य जब उसने पढ़ना नहीं सीखा था, चलना नहीं सीखा था, तो वो एक संस्कृति थी विद्यार्थियों एक उसको हम कल पढ़ेंगे। एक मैं सोच रहा था कि वो मैं आपको कल न पढ़ाकर है लगभग बाद में पढ़ाऊं, क्योंकि वो एक आर्कियोलॉजी भाग अर्थात पुरातत्व एक सब्जेक्ट चलता है, उसका एक पार्ट है और आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा कि कैसे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस पार्ट को न पढ़कर हम पढ़ेंगे अब तीसरा पार्ट है विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, बड़े तरीके से पढ़ेंगे। वो सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सभ्यता है और एक रोचक विषय है। तो उस रोचक विषय को हम पढ़ते हैं। ये दूसरा पार्ट है जो पुरापाषाणकालीन मनुष्य, इसको हम बाद में पढ़ते हैं विद्यार्थी। तो ये पढ़ते रहना पुरातत्व है। मिलते हैं हम अगली क्लास में।